आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और अब इस क्लास को अटेंड करने के लिए एकदम तैयार। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहली और सबसे शानदार क्लास, जिसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास शुरू ही यहीं से होता है। अब सबसे पहली चीज जो आपके मन में आ रही होगी वो ये कि आधुनिक भारत का इतिहास आखिरकार है क्या। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। जब मैं ये शब्द कहता हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये कहानी शुरू होती है 1757 से। तो कहां से? आधुनिक भारत का इतिहास, हाँ, तो 1757 से 1947 की ये कहानी, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास। अब आप सबको मालूम है 1947 में 1947 में क्या हुआ, हमको ब्रिटिशों से आजादी मिली, यानी ब्रिटिशों का शासन भारत पर से खत्म हुआ। अब जो चीज खत्म हुई है वो कभी ना कभी शुरू भी हुई होगी, जाहिर सी बात है। तो 1757 में ब्रिटिशों का शासन शुरू हुआ और यहीं से हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू हुई। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आधुनिक भारत का इतिहास क्या है, ब्रिटिशों का भारत पर शासन शुरू करने से ब्रिटिशों का भारत पर शासन खत्म करने की कहानी, यही आधुनिक भारत का इतिहास है। व्हाट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? सो द टाइम पीरियड बिटवीन द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल टिल द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, दिस इज कॉल्ड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सही है? चल, अब हमें यह तो समझ में आ गया कि आधुनिक भारत का इतिहास यानी ब्रिटिशों का भारत पर शासन का काल। लेकिन आखिर ब्रिटिश भारत पर आए क्यों? सोचने वाली बात है। मैं आपको यह चीज कहूं कि तुम्हें अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो तुम कहोगे क्यों? सबसे पहला प्रश्न, तुम्हें सिर्फ 10 किलोमीटर जाना है, तुम तब कह रहे हो क्यों सर 10 किलोमीटर कम होता है क्या? हाँ, तो तुम सोचो कि ब्रिटिश हजारों किलोमीटर दूर से भारत आए, तो जाहिर सी बात है कोई बहुत बड़ा कारण होगा, कोई बहुत बड़ा आकर्षण होगा जिसकी वजह से वो भारत आए हैं। और उनका जो सबसे बड़ा आकर्षण था वो था बेटा मसाले। सर क्या बात कर रहे हो, मसाले? सर क्या आप वही मसाले स्पाइसेस की बात कर रहे हो? हाँ हाँ सर, वही एमडीएच, हाँ वही असली मसाले, सच सच एमडीएच, उसी की हम बात कर रहे हैं। मसालों के लिए भारत आए सर। लेकिन आखिरकार मसालों में ऐसी क्या बात है? हमारे पास है मसाले, इसलिए हमको उसमें कोई खास बात नहीं दिखती, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन जिनके पास मसाले नहीं है, उस समय उनके पास मसाले जिनके पास नहीं थे, उनके लिए कीमत मसालों की अलग ही थी। वो आजकल एक मीम भी चल रहा है ना, वो अलग ही लेवल का बंदा था, तो वो अलग ही लेवल की डिमांड थी मसालों की। सर क्यों? चलिए, तो हम लोग अपना सबसे पहला सेगमेंट शुरू करते हैं इस यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत, मसालों की कहानी या दी स्टोरी ऑफ स्पाइसेस। तो ऐसा क्या है मसालों में? तो कुछ साल पीछे चलते हैं। तो कुछ साल पीछे कैसे चल रहे हैं, मैं आपको एक साल में लेके चल रहा हूं और वो साल है 1453। ठीक है सर, हम तैयार हैं, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ साल पीछे चले गए हैं, तो बेटा 1453 से पहले क्या होता था और फिर 1453 में ऐसा क्या हुआ कि विश्व इतिहास परिवर्तित हो गया। और कोई दूसरा साल ऐसा नहीं है जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री को इतना परिवर्तित किया हो जितना साल 1453 ने किया। क्यों सर? क्योंकि सुनते रहो, 1453 से पहले की कहानी क्या है। अब जैसे हमारे यहां पर बारिश होती है, वर्षा होती है, लेकिन यूरोप में ठंड में बर्फ गिरती है जिसको हम कहते हैं स्नोफॉल। अरे सर ये तो हमें मालूम है। हाँ, तो यूरोप में जब स्नोफॉल होता है तो जमीन पूरी बर्फ से ढक जाती है। ठीक है सर, तो आप गेहूं चावल उगा नहीं सकते, क्योंकि गेहूं या चावल उगाने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी। मिट्टी तो है नहीं, मिट्टी तो पूरी बर्फ से ढक गई। तो यूरोप वासी ठंड के समय, इस समय यानी 1453 के आसपास क्या खाते थे? जानवर, फ्लैश। क्योंकि उनके पास क्या है बच्चा? तो उनके पास गेहूं चावल तो है नहीं, तो उनका खाना क्या है? फ्लैश, यानी मांस खा के जीवित है। हाँ सर, समझ में आई बात। गेहूं चावल नहीं है, अब आदमी कुछ तो खाएगा, तो फ्लैश खा रहे, मांस खा रहे। लेकिन ये फ्लैश, ये मांस कहां से आता है? सर एनिमल से आता है, जानवर से आता है। और ये एनिमल या जानवर, ये अनलिमिटेड तो नहीं है, ये तो सीमित है, ये तो लिमिटेड है। हाँ सर, ये तो लिमिटेड है। तो जब भी व्यक्ति के पास कोई चीज सीमित होगी, लिमिटेड होगी, वो उसे ज्यादा दिन तक चलाने का प्रयत्न करेगा। हाँ सर, तो वहीं यूरोप वासी अपने लिमिटेड खाने
यानी फ्लैश को ज्यादा दिन तक चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे बेटा स्पाइसेस का, मसालों का। अच्छा, अब सर हमें समझ में आया कि ये मसालों के पीछे क्यों पड़े हैं। व्यक्ति के पास कोई चीज लिमिटेड है तो उसको ज्यादा दिन तक चलाएगा ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये बात है कॉलेज के दिनों की। मेरा एक दोस्त, उसने मुझे एक परफ्यूम गिफ्ट की। अरे बेहतरीन, हमने वो लगाई परफ्यूम, 1 महीना 2 महीना 3 महीना परफ्यूम लगाते रहे, आधी से ज्यादा बोतल खत्म हो गई। एक दिन अचानक जब कुछ सर्च कर रहे थे गूगल पे, तो अचानक ही वो परफ्यूम की बोतल हमको दिखाई दी, एड चल रही थी उसकी। हमने क्लिक किया, अमेजोन पे पहुंच गए और रेट पता चला परफ्यूम का 3200 रुपए। कॉलेज के दिनों की बात है, बहुत टाइम पहले की बात। 3200 आज भी ज्यादा है, 3200 उस समय बहुत ज्यादा थे, और कॉलेज के दिनों की बात। अरे सबसे पहले तो हमारे मन में हमारे दोस्त के लिए इज्जत बढ़ गई कि 3200 रुपए की परफ्यूम, वाह, इसने दे कैसे दी। फिर शक होने लगा रात तक कि कहीं ये नकली तो नहीं है। अरे भाई, दोस्त ने परफ्यूम दी 3200 की, ऐसी क्या खास बात दिख रही है उसको मुझ में, 3200 रुपए की परफ्यूम। हमने कहा ठीक है। वो दिन है और आज का दिन है, दोस्त के लिए मन में जो इज्जत है, कभी कभी डाउट भी होता है, लेकिन ठीक है। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, आज तक वो परफ्यूम उतनी है। क्यों? अब रेट पता चल गया ना। तो अब कोई भी चीज जब व्यक्ति के पास सीमित होती है तो व्यक्ति उसको ज्यादा दिन तक चलाने का प्रयत्न करता है। अब हमसे वो फुसफुस हो ही नहीं रहा है, दबा ही नहीं पा रहे हम, क्योंकि हमें रेट पता चल गया। तो कहने का क्या मतलब है, यूरोप वासियों के पास लिमिटेड चीज क्या है सर, उनका खाना लिमिटेड है, और इसलिए अपने लिमिटेड खाने को ज्यादा दिन तक चलाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं मसाले। सर मसालों से कोई चीज ज्यादा लंबी कैसे टिकती है, क्यों नहीं? आपने मम्मी का नाम सुना है? हाँ सर, रोज मार खाते हैं। नहीं बेटा, वो घर वाली मम्मी नहीं, हम बात कर रहे हैं मिस्र के लोग, इजिप्ट के लोग। जब किसी की डेथ हो जाती थी हजारों साल पहले, तो वो जो डेड बॉडीज होती थी उनके हाथ पांव पे मसाले लगा देते थे, और मसाले लगा के व्हाइट कलर के बैंडेज में लपेट के कॉफिन में, ताबूत में डाल देते थे। आज भी इतने सालों बाद, हजारों सालों बाद जब हम उन शरीरों को निकाल रहे हैं तो वो शरीर सड़े गले नहीं है, बहुत अच्छी अवस्था में। जबकि नॉर्मली कोई शरीर कुछ महीनों में बैक्टीरिया के एक्शन से डिकम्पोज होने लगता है, सड़ने लगता है, लेकिन यहां पर हजारों साल बाद भी ये शरीर सड़े नहीं। क्यों? क्योंकि मिस्र वासियों ने, इजिप्ट के लोगों ने दफनाने से पहले हाथ पांव पे क्या लगाया? मसाले। तो मसाले बैक्टीरिया का एक्शन स्लो कर देता है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सटेंड हो जाती है, कोई चीज ज्यादा दिनों तक चलती है। एक और एग्जांपल देते हैं। आपने अचार तो खाया है, तो बेटा अचार नॉर्मल खाना 1-2 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन अचार महीनों महीनों सालों साल चल जाता है। क्यों? क्योंकि अचार में मौजूद होते हैं मसाले यानी स्पाइसेस। तो हमको एक चीज तो पता चल गई कि यूरोप के लोगों को अपने लिमिटेड खाने को ज्यादा दिन तक चलाने के लिए मसाले चाहिए, और मसालों का गढ़ क्या है बेटा? भारत। सर कैसे? यहां पर आपको दिख रहा है भारत, इंडिया। अरे भारत में केरल, कर्नाटक को आज भी हम बोलते हैं स्पाइस गार्डन्स, मसालों का बाग बोलते हैं। हाँ सर, तो भारत में भर भर के मसाले। तो 1453 से पहले क्या होता था कि यूरोप वासियों को जिन मसालों की आवश्यकता है वो भारत से निकल रहे हैं, और क्योंकि जमीन जमीन से जुड़ी है तो लैंड रूट से, स्थल मार्ग से भारत के मसाले कहां पहुंच जा रहे हैं? यूरोप, क्योंकि जमीन जमीन से जुड़ी है। आइए ये जरा मैप देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है यूरोप दिख रहा है सर, और यहां पर बेटा आपको क्या दिख रहा है? एशिया। यहां पर दिख रहा है ईरान। अगर मैं और इधर जाऊंगा तो आ जाएगा इंडिया, मतलब पैनल के उधर मत चले जाओ, इंडिया आ जाएगा ना, सोचो। तो बेटा इंडिया से मसाले निकल रहे हैं, और क्योंकि जमीन जमीन से जुड़ी है तो हम लोग देख रहे हैं बेटा क्या, तो क्योंकि जमीन जमीन से जुड़ी है इसलिए मसाले आसानी से कहां पहुंच जाएंगे? यूरोप। ओके ओके सर। और जोड़ने वाला देखो बीच में क्या आ रहा है? टर्की, तुर्की नाम का एक देश। अरे वाह सर। अब कहानी यह है कि साल 1453 से पहले तो आराम से यूरोप वासियों को मिल जा रहा है जिस चीज की उनको आवश्यकता है, यानी मसाले। लेकिन साल 1453 में, 1453 में होगा कुछ ऐसा कि जिसकी वजह से पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। 1453 में हम देखते हैं कि ये जो तुर्की वाला, टर्की वाला क्षेत्र है, इस पर बेटा कब्जा हो जाता है मुसलमानों का, क्योंकि एक एम्पायर आ जाता है जिसका नाम होता है ऑटोमन एम्पायर, या जिसको हम लोग कहते हैं उस्मानी साम्राज्य। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, और तुम्हारे सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। तो बेटा मुसलमानों का इस क्षेत्र पे कब्जा हो जाता है, ऑटोमन एम्पायर। अब जो ऑटोमन एम्पायर होता है वो बोलता है कि सुन लो यूरोप के क्रिश्चियंस। यूरोप में बेटा लोग कौन है? यूरोप में है ईसाई।
अब 1453 से पहले क्या था, यूरोप में भी क्रिश्चियंस, और यहां एक एम्पायर था बाइजेंटाइन एम्पायर, वो भी क्रिश्चियंस का था। यानी पहले क्रिश्चियन थे, कोई दिक्कत नहीं, क्रिश्चियन भाई भाई, तो मसाले भारत से निकल रहे हैं और आराम से पहुंच जा रहे हैं यूरोप। लेकिन 1453 में बेटा हमने क्या देखा, 1453 में हमने देखा कि जब यहां पर ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम्स का कंट्रोल हो गया, तो उन्होंने कहा कि सुनो यूरोप के क्रिश्चियंस, तुम्हें क्या चाहिए? इनने बोला मसाले चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, दो। इनने बोला अगर तुम्हें चाहिए मसाले तो तुमको अपनाना पड़ेगा इस्लाम धर्म, तभी देंगे मसाले, वरना भूल जाओ। और तब बेटा इन्होंने ये लैंड रूट कर दिया ब्लॉक, लैंड रूट ब्लॉक, यानी कि स्थल मार्ग कर दिया ब्लॉक। अब यूरोप के जो ईसाई हैं उनके सामने दो ऑप्शन है, या तो वो इस्लाम धर्म अपनाएं और मसालों को पाएं, वाह ये तो राइमिंग हो गया, गजब। या फिर दूसरा ऑप्शन, मसालों को भूल जाओ और लिमिटेड खाना है, मर जाओ। अब भाई ये तो इनके लिए मरने और जीने की बात हो गई, बहुत ही खतरनाक परिस्थिति हो गई, क्योंकि बिना मसालों के रह नहीं सकते, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना धर्म चेंज भी नहीं करना चाहता। तो ये फंस गए, क्या करें कि ना करें, कि कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल तो मेरे भाई। तो इसका हल ये है कि यूरोप वासियों ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने ऑटोमन एम्पायर, उस्मानी सल्तनत, अगर आपने ये स्थल मार्ग, भारत से मसालों वाला स्थल मार्ग ब्लॉक कर दिया 1453 में, तो कोई बात नहीं, हम भारत तक पहुंचेंगे समुद्री मार्ग से। और तब यूरोप से अलग अलग लोग अलग अलग दिशाओं में निकल गए कि उनको भारत का समुद्री मार्ग खोजना है। अभी तक यूरोप से भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा नहीं गया है, लेकिन यूरोप वासी अलग अलग दिशाओं में निकल गए कि हम भारत का समुद्री मार्ग खोजेंगे, यानी भारत तक पहुंचेंगे सी रूट से, समुद्री मार्ग से। ओके सर, और फिर क्या हुआ? फिर हमने देखा कि साल 1492 में एक व्यक्ति जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन से निकलता है और भारत को खोजने के लिए, भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए। और 1492 में बेटा स्पेन का क्रिस्टोफर कोलंबस जब निकलता है, तो उस टाइम पर कोई जीपीएस थोड़ी ना था कि आपने डाल दिया इंडिया, दिल्ली, मुंबई, बरेली, और उसने जीपीएस वाली आंटी ने बोला टेक द सेकंड एग्जिट। नहीं बेटा, उस टाइम पर सब तुक्के में चल रहे हैं, अजम्पशंस पे चल रहे हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को खोजने निकले थे, लेकिन एक्सीडेंटली बेटा वो किस क्षेत्र को खोज लेते हैं? नॉर्थ अमेरिका। अरे बाप रे, हाँ अच्छा, ये बात क्रिस्टोफर कोलंबस को शुरू में नहीं मालूम थी कि उसने नॉर्थ अमेरिका खोजा। भाई वो तो एक जमीन पर पहुंचा और उसको लगा वो इंडिया पहुंच गया। इनफैक्ट यहां पर जो सबसे पहले जनजाति, जो सबसे पहली ट्राइब उससे टकराई, उसने तो उस ट्राइब का, जनजाति का नाम भी रेड इंडियन रख दिया, रेड इंडियन। आज भी अमेरिका में एक जनजाति है, एक ट्राइब है, उसका नाम क्या है? रेड इंडियन। क्योंकि इसको लगा कि उसने इंडिया को खोज लिया है, इसलिए जो लोग टकराए उनको कहता है इंडियन, तुम आज से इंडियन। जैसे क्रिस गेल इंडिया आए तो हम उसको बोले तुम आज से कृष्णा गोयल। माइकल जैक्सन आए तो हम बोले तुम आज से माइकल जैक्सन नहीं, माइका लाल जय किशन। वैसे ही इनने बोला तुम आज से रेड इंडियन, उनसे पूछा नहीं कि तुम कौन हो, बस नाम दे दिया तुम रेड इंडियन। आज तक अमेरिका में उस ट्राइब का नाम, बेचारे का नाम रेड इंडियन हो गया, जबकि उनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं। इसने तो यूरोप में जाके यही हल्ला मचाया, हमने इंडिया खोज लिया। लेकिन जब इसने बातें बताई यहां की, तो लोगों ने बोला यार ये तो इंडिया की कोई बात ही नहीं हुई, ना तो इस क्षेत्र में मसाले, और जो भी इंडिया के बारे में सुना हुआ है कि मंदिर हैं, ये धर्म के लोग हैं, वो तो कुछ है ही नहीं। तब लोगों को लगा कि ना ना ना, इसने इंडिया नहीं खोजा है भैया, ये कुछ और खोज लिया है। तो कुल मिला के इंडिया का समुद्री मार्ग की खोज जारी है। और अगर इंसान ये ठान ले कि उसे कुछ करना है, तो उसे समय लग सकता है सफर में, लेकिन जीत जरूर मिलेगी, क्योंकि रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह होना तय है। और इस प्रकार साल 1498 में हम देखते हैं वास्को डा गामा नाम के एक पुर्तगाली नाविक, जो पुर्तगाल से निकले हैं, और ये अफ्रीका के नीचे से होते हुए कहां पहुंच जाते हैं? इंडिया। तो मुबारक हो, भारत का समुद्री मार्ग खोज लिया गया है, यानी द सी रूट टू इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड। अब सबसे पहली बात, ये गलत फहमी में नहीं रहना बेटा, इसने इंडिया नहीं खोजा है। कई सारे बच्चों को लगता है इंडिया खोजा, कौन इंडिया खोजेगा? इंडिया प्राचीन समय से है और सबको मालूम है। ये तो हम लोग अभी मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करने के लिए सब पढ़ रहे हैं।
तो बेटा इंडिया प्राचीन समय से है, तो इंडिया किसी ने नहीं खोजा है। हां, इंडिया तक पहुंचने का एक समुद्री मार्ग, एक सी रूट खोजा है। समझ में आई बात? इंडिया तक पहुंचने का एक रास्ता खोजा है समुद्र से। इससे पहले जो जमीन का रास्ता है वो तो मालूम ही है, लेकिन सी रूट खोज लिया। अरे वाह! तो इस तरीके से वास्को डा गामा प्रथम यूरोपीय, फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर दिस सी रूट टू इंडिया, प्रथम यूरोपीय जिसने भारत का समुद्री मार्ग 1498 में खोजा। ये निकले थे पुर्तगाल से 1497 में और पहुंचे हैं इंडिया 1498 में, क्योंकि उस टाइम पे स्लो स्लो चलते थे, शिप्स भी स्लो होती थी, प्लस आप तुक्के में जा रहे हो ना। जैसे मुझे कहीं पहुंचना है और मुझे रास्ता पता है तो मैं सीधे सीधे गाड़ी चलाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। अब मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे खुद रास्ता नहीं पता, तो मुझे पूछ पूछ के जाना पड़ेगा, तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, है ना। और फिर इंडिया में कुछ कुछ लोग भी खतरनाक होते हैं कि किसी से रास्ता पूछा और उनने बोला हम खुद छोड़ के आएंगे आपको, हम बैठ रहे हैं आपके साथ। अरे नहीं भैया हम चले जाएंगे, अरे हम खुद छोड़ेंगे आपको, बैठ जाओ। ज्यादा हेल्पफुल लोग। खैर एनीवेज, तो बेटा कुल मिला के 1497 में निकले थे और अफ्रीका के नीचे से घूमते हुए कहां गए, तो वो पहुंच गए इंडिया। अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, अफ्रीका का ये जो दक्षिणी हिस्सा जिसको क्रॉस करके ये आए, इसको हम लोग बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। तो ये आपको हिंदी में भी कई बार ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, यानी केप ऑफ गुड होप। कई बार आपको ऐसा मिलेगा, कहीं कहीं इसका एकदम ही शुद्ध ट्रांसलेशन आ जाता है उत्तम आशा अंतरीप। तो गुड होप क्या हो जाता है बेटा आपका? तो गुड होप हो जाता है आपका उत्तम आशा। तो उत्तम आशा और अंतरीप, उत्तम आशा अंतरीप, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखेंगे? अरे सर बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। चलिए, अब आपके मन में इससे पहले अगला कोई प्रश्न बने, पहले हमने जो भी डिस्कस किया हम लोग जरा उसको यहां पर देख लें और मैं आपको बता दूं कि क्लास में किस प्रकार के नोट्स मिलते हैं। बच्चे, जो हमारे क्लास में आपको नोट्स देखने को मिलते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं? तो क्लास में आपको बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे, और साथ साथ आपको क्लास के दौरान बेटा कुछ भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। बिल्कुल सुनो, ये मत सोचो कुछ मिस हो जाएगा, सब कुछ जो काम की चीज है वो प्रॉपर लॉन्ग नोट्स में है। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा आज कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो ताकि जब क्लास खत्म हो जाए तब आप आराम से जो चीजें मैंने बताई उनको शॉर्ट वर्जन आप अपनी भाषा में शॉर्ट में लिख पाओ। तो आज इस क्लास में मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी बताऊंगा। अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाओ, लेकिन क्लास के दौरान नहीं, वरना अभी नोट्स बनाओगे तो सुनोगे कब? अभी बस क्लास एंजॉय करो, और ऐसा डेली करना है। और फिर क्या करना है, क्लास के बाद आपको बना लेने हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। वो मैं तरीका बताऊंगा। तो ये है बेटा आपको कौन? वास्को डा गामा, गोविंदा के मामा। तो वास्को डा गामा 1497 में पुर्तगाल की राजधानी, ये आप देख रहे हो ना, लिस्बन लिखा है, तो लिस्बन बेटा क्या है? पुर्तगाल की राजधानी। यहां से निकले और देखो केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए कहां पर आ गए? इंडिया। इंडिया में जिस जगह पर पहुंचे उसका नाम है कालीकट। कई सारे बच्चों को लगता है कलकत्ता, कलकत्ता नहीं है बेटा, कलकत्ता तो इधर पश्चिम बंगाल में है ना आज, तो ये है कालीकट। इसके बारे में भी हम आएंगे। ये कालीकट या कैलीकट ये केरल में है, केरला में है। ओके ओके सर। अच्छा, तो इस बात पर हम लोग अभी थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले मैं आपको जरा ये बता दूं कि जो आपके मन में एक बहुत बड़ा संशय होता है कि सर नोट्स बनाएं, क्या लिखें कि क्या ना लिखें, तो हम सब देखेंगे। चलो, तो सबसे पहली बात, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम। यह बात सत्य है कि जब मैं बोलता हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, तो ब्रिटिशों का भारत पर जो लगभग 200 वर्षों का शासन रहा है उसको हम कहते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। 200 वर्ष सर, 200 कैसे? अरे 1757 से 1947 हमने बोला ना मॉडर्न इंडिया, तो लगभग 200 है। एग्जैक्ट बात करूं तो बेटा कितना है? एग्जैक्ट बात करूं तो आपको मालूम है 1857, 1957, तो हमने लगभग इसलिए बोल दिया 200। एग्जैक्ट बात करें तो 190 साल। इसलिए आप कई बार किताबों में देखोगे कि भारतीयों ने ब्रिटिशों की 200 वर्षों की गुलामी सही, या हमारे पूर्वजों ने 200 वर्ष कोड़े खाए। बताओ, ऐसा भी मिलता है। तो कुल मिलाकर कहने का क्या मतलब है? 200 वर्षों का गुलामी रहा। लेकिन क्या इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिश आए? ना ना ना, ब्रिटिशों से पहले भी दूसरे यूरोपीय आए। जैसे सबसे पहले इंडिया में बेटा जो समुद्री मार्ग से यूरोपीय पहुंचे हैं वो कौन है? तो वो है पुर्तगाली, पोर्चुगीज। ठीक है सर, ओके सर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए। हाँ सर,
और ये भारत से सबसे लास्ट में, सबसे अंत में जाएंगे। सर मतलब ये कि इनके बाद बहुत सारे लोग आएंगे, जैसे पुर्तगालियों के बाद आएंगे डच। सर ये डच कहां के लोग होते हैं बेटा? ये जो डच लोग होते हैं, डच लोग ये हैं नीदरलैंड्स के लोग। तो जो नीदरलैंड्स के लोग होते हैं बेटा, तो नीदरलैंड्स के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? नीदरलैंड्स के लोगों को हम लोग बोलते हैं डच। तो पुर्तगालियों के बाद ये आएंगे, सुनते रहो। फिर आएंगे ब्रिटिश, ये वही है ब्रिटिश जिनको हम अंग्रेज बोलते हैं, वही। 3 गुना लग्यान जिना फरेगा बेटा, यही जो हम पर 200 साल शासन करेंगे बेटा। फिर इनके बाद डेनिश। डेनिश कौन है? तो डेनिश की बात करें तो ये है डेनमार्क के लोग। तो जो डेनमार्क के बेटा लोग हैं, जो डेनमार्क के लोग हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? तो डेनमार्क के लोगों को हम लोग बोलते हैं डेनिश। ओके सर, ये बात भी हमको दिमाग में गई। और इनके बाद में जो अंत में मुख्य यूरोपीय आएंगे वो है फ्रांसीसी या फ्रेंच। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए समुद्री मार्ग से। सर ये तो समझ में आया, लेकिन सबसे अंत में भी पुर्तगाली जाएंगे, यानी पुर्तगालियों के बाद बहुत सारे लोग आए, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, और ये सब इनसे पहले चले भी जाएंगे, लेकिन ये ऐसे ढीठ ये जाएंगे नहीं। अरे सर, जैसे देखो तुम्हें पता है कि ब्रिटिश अभी तो आए भी नहीं हमारी क्लास में, अभी तो हमने पुर्तगालियों की एंट्री करवाई, लेकिन जब ब्रिटिश आएंगे और फिर जाएंगे कब? 1947 में ब्रिटिश चले भी जाएंगे, है ना, हमें आजादी मिल जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हो पुर्तगाली कब जाएंगे? 1961। बताओ, यानी इनके भी बाद, इनफैक्ट इन सबके बाद पुर्तगाली एंड में जाएंगे। ऐसे ढीठ, और वो भी जा भी नहीं रहे थे बेटा। 1961 में भी इनके पास गोवा था, खाली नहीं कर रहे थे। तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय, और तब भारतीय सेना ने पुर्तगालियों को खदेड़ खदेड़ के निकाला, वरना जा नहीं रहे थे। इतने ढीठ वो लोग नहीं होते कि जो शादी में सबसे पहले आ जाते हैं, जिनको कार्ड मिल जाए 7 बजे से आपके आगमन तक। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सीरियसली ले लिया, अच्छा 7 बजे, 7:30 बजे पहुंच गए। और यही होते हैं फिर जो केटरिंग वाले का ढक्कन खुलवाते, अरे खोलो, केटरिंग वाला कह रहा है नहीं वो 9 बजे का है। अरे 9 बजे का है, क्या होता है, हम आ गए हैं, खोलो। इनने ही बेटा 8 बजे ढक्कन खुलवा दिए 1 घंटा पहले, और ये मस्त फिर 8 से 9 खा रहे हैं स्टार्टर, 9 से 9:30 डाइजेस्ट करेंगे, वहीं शादी में पचा रहे हैं खाना, फिर 9:30 से 10:30 मेन कोर्स, फिर 10:30 से 11 पचा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, फिर 11 से 11:30 डेजर्ट चल रहा है बेटा। और तब जब केटरिंग वाला हाथ जोड़ ले कि भैया बर्तन उठाने दो हमको, कल दूसरी शादी में भी जाना है, तब तक ही छोड़ते नहीं, ऐसे ढीठ। तो वैसे ही है बेटा पुर्तगाली, सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाएंगे। ठीक है सर, चलिए, तो एक झलक आपको देखने को मिलेगा नोट्स का, क्योंकि अभी हम लोग और क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से बेटा आपको नोट्स मिलते हैं। फिर मैं आपको वास्को दा गामा के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको फिर से नोट्स दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक बार सुन लेते हैं। 1492 में स्पेन का कोलंबस भारत की खोज हेतु आगे निकला, परंतु कोलंबस भारत की बजाय उत्तर अमेरिका पहुंचा। सही बात। इन 1492 Columbus of Spain sailed to discover India, but instead of India, Columbus reached North America. ये बात हमें पता है। और आपको तो ये भी बता दूं कि इसने जो वहां लोग देखे जनजातियां, उसका नाम रेड इंडियन रखा। अच्छा, लेकिन वो जो जनजाति थी उसने इसको बहरूपिया बाहर का समझा, खतरा समझा, और तब इसको उल्टा टांग दिया। रियल स्टोरी है बेटा, इसको उल्टा टांग दिया, उनको लगा कोई खतरा है, और उल्टा टांग के नीचे लगा दी आग, और मस्त इसको रोस्ट कर रहे हैं तंदूरी कोलंबस। बोल रहे हैं आज तो खाएंगे। ये ऊपर से चिल्लाया जा रहा है छोड़ो मुझे, उतारो, कोई नहीं सुन रहा। फिर इसने ट्रिक का इस्तेमाल किया, ये कहता है मैं ईश्वर हूं, नीचे उतारो। सब हंसने लगे। तो जो कबीले का हेड था वो कहता आग जरा तेज तो करो। ये बहुत ज्यादा इनका दिमाग खराब हो गया है। कहता है कि नहीं मैं ईश्वर हूं, अब देखना थोड़ी ही देर में यहां भयंकर अंधेरा छा जाएगा। और सच में थोड़ी देर में बेटा वहां भयंकर अंधेरा हो गया। अरे जनजाति ट्राइब सब डर गई। उनने बोला पता नहीं ये सही में ईश्वर तो नहीं, उतारो उतारो नीचे। और सब सॉरी बोले, हुंगा लाला हो हुंगा लाला। अरे पता है इसने कैसे ऐसा किया? असल में ये नाविक है, और उस समय के जो नाविक होते थे, जो सेलर होते थे, उनको चांद के बारे में सब कुछ पता होता था कि कब चांद का कौन सा फेज है, कब चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और उस दिन किस्मत से चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स का समय था। इसको मालूम था चांद पर ग्रहण लग जाएगा, और जब चांद पर ग्रहण लगता है तो क्या होता है, चांद
कि रोशनी खत्म हो जाती है, अमावस्या की रात जिसको कहते हैं, तो इसीलिए वहां पर भयंकर अंधेरा छा गया था। तो इसने उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, अचानक अंधेरा छा गया तो जनजाति बेचारे डर गए, आदिवासी, और तब इसने सबको बोला ठीक है बैठो मेरे साथ जहाज में, क्योंकि सब इसको भगवान मानने लगे। और तब ये कई सारे आदिवासियों को पकड़ के ले गया अपने साथ वापस यूरोप, और वहां पर कईयों को गुलाम बना दिया कि मेरी पीठ जलाई थी ना तुम लोगों ने, अब लोग बदला लूंगा। बताओ, कोलंबस, ठीक है। तो इसने बेटा क्या किया, इसने दुनिया को बताया कि इसने गलती से, इसने क्या बोला, हमने तो भारत खोज लिया है, लेकिन इसने क्या भारत खोजा था, नहीं। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस। अच्छा एक और बात बेटा, क्रिस्टोफर कोलंबस निकला स्पेन से है, लेकिन इसका जन्म हुआ था जेनोवा इटली में। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इस इंफॉर्मेशन को आपके दिमाग में परमानेंटली सेटल करवा दूंगा। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहां पर हुआ, जेनोवा इटली, जेनोवा इटली में जन्म हुआ। लेकिन जब ये निकले हैं खोजने 1492 में, तब ये स्पेन से निकले थे, ठीक है। चल, तो ये बात पर आगे भी डिस्कशन करेंगे, थोड़ी देर में ही वो प्रश्न आएगा। चलो, पुर्तगाली व्यापार के उद्देश्य से भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय थे। पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू अराइव इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड लास्ट टू लीव इंडिया। तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है, यस सर, ये बात एकदम पता है सर। फिर देखो, इसके बाद 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी से भारत की खोज के लिए निकले। आफ्टर दिस इन 1497 अ पोर्चुगीज सेलर वास्को डा गामा सेट आउट फ्रॉम लिस्बन द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल टू डिस्कवर इंडिया। 1497 में पुर्तगाल से निकले थे और इंडिया कब पहुंचे, 1498। अब देखो अगली बात डिस्कस करते हैं। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि सर जब वास्को डा गामा इंडिया आए तो इंडिया में उस टाइम पर कौन है, ये तो आप बात बता नहीं रहे हो सर, कट्टी कट्टी नोन चपट्टी। सुनो बेटा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब वास्को डा गामा इंडिया आएगा तो क्या कहानी। चलो, तो यहां पर हमने मार्क आउट कर दिया। अब बेटा तुमको एक बेमिसाल ड्राइंग देखने को मिलेगी। ये ड्राइंग बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ये वर्षों की तपस्या का प्रयास है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपको दिख रहा है यूरोप, हाँ सर। तो यूरोप में एक देश है जिसका नाम है, हमें पता, पोर्चुगल। यहां पर आप देख पा रहे हो बेटा अफ्रीका, है ना, अफ्रीका। और अब आपके सामने एकदम इंडिया का परफेक्ट मैप बनाते हैं। तो देखो, मैप ऐसा बनाओ कि तुरंत बच्चे देख के पहचान जा रही है तो इंडिया है। तो बेटा ये है इंडिया। अरे वाह सर, एकदम परफेक्ट सर, देख के ही पहचान रहे। अब देखो कहानी क्या है। तो वास्को डा गामा पुर्तगाल से निकले और केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके कहां आ गए बच्चे, सी फॉर कैट, सी फॉर कैलिकट। कहां आ गए, तो सी फॉर बेटा कैलिकट। तो कहां आ गए बच्चा, कालीकट आ गए। जी सर, ये बात तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। कालीकट कहां पर है, केरल। लेकिन आपके मन में एक बात आई होगी कि आखिर उस टाइम पर कौन है कालीकट का रूलर। हाँ, तो बेटा जो कालीकट का स्थानीय शासक है, तो 1498 में वास्को डा गामा पहुंच गए कालीकट। तो जो कालीकट का लोकल रूलर है, स्थानीय शासक है, उसका नाम है जमोरिन। क्या नाम है बेटा, जमोरिन। सर ये कैसा नाम है, ये तो थोड़ा बॉलीवुड विलन टाइप नाम लिख रहा है, मोगेम्बो, शाहाल, जमोरिन। हाँ, नाम इसका खतरनाक है, लेकिन ये इसका ओरिजिनल नेम नहीं है। फिर सर, बस यही तो बात हो गई बेटा, यही तो बात हो गई, ये इसका ओरिजिनल नेम नहीं है। फिर असल कहानी ये है कि इस बेचारे का ओरिजिनल नेम था समुथरी। क्या नाम था बेटा, समुथरी। समुथरी इसका ओरिजिनल नेम है, लेकिन जब यूरोप वासी इसका नाम बोलते थे तो क्या बोलते थे, समुथरी, सेमोरी, जेमोरिन। आया आया आया, बेचारे समुथरी का प्रोनाउंसिएशन खुद नहीं कर पा रहे थे तो जमोरिन कर दिया। बताओ यार, ये क्या बात हुई। और ऐसा नहीं कि ये पहला नाम है जिसको परिवर्तित किया, ऐसे बहुत सारे नाम उनने परिवर्तित किए। सर जैसे बताओ, जैसे सुनो, आपने नाम सुना है रविंद्रनाथ टैगोर, असल में उनका नाम पता है क्या है, रविंद्रनाथ ठाकुर। अच्छा सर, हाँ। अब लेकिन यूरोपीय लोग ठाकुर को कैसे बोलते थे, रविंद्रनाथ टैगोर, 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 तो टैगोर। ठाकुर को ठैकुर ठैकुर ठैगोर करके टैगोर बना दिया। बताओ, अब विडंबना ये है, हम लोग तो, आयरनी क्या है, हम लोग तो बोल सकते हैं ठाकुर, हम लोग भी, हाँ टैगोर ज्यादा स्वैग लग रहा है, टैगोर ही कंटिन्यू रखते हैं हम भी। अरे यार, कानपुर को बोलते थे खानपुर, सिपाही को बोलते थे सिपाही। इसलिए तुम इंग्लिश मीडियम की जो किताब है वहां पर जब 1857 का विद्रोह पढ़ते हो तो इंग्लिश में क्या लिखा रहता है,
1857 सिपॉय रिवोल्ट। सिपॉय असल में वो सिपाही है, सिपाही विद्रोह को क्या बोल रहे? सिपॉय। मेरा नाम है मयूर, मैं उस टाइम पे होता बोलते मेयर इधर आओ, मेयर बना देते मुझको, मैं भी खुश। खैर, तो कालीकट का स्थानीय शासक जमुरिन, इसने ही वास्को डा गामा गोविंदा के मामा का स्वागत किया है। अच्छा सर, हाँ इसने स्वागत किया। वास्को डा गामा इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाया था, हालांकि वो गिफ्ट इसको अच्छे नहीं लगे, इसको लगा रहे क्या सोन पापड़ी थमा दी हमको है। खैर, अब ये जो जमुरिन है ये तो कालीकट का शासक है, लेकिन बेटा ये खुद किसके अधीन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पर बेटा यहां पर जो साम्राज्य था, वो साम्राज्य का नाम सुनो तो यहां पर जो एम्पायर था बेटा उसका नाम है विजयनगर एम्पायर, साउथ इंडिया में। ओके सर, विजयनगर एम्पायर। और बेटा ये जो विजयनगर एम्पायर है, तो विजयनगर साम्राज्य यहां पर हमने लिख दिया, विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य। इसके जो रूलर थे उनका नाम है इम्मादी नरसिम्हा। ओहो हो, तो ये है बेटा जो विजयनगर साम्राज्य के रूलर हैं, और ये बहुत पावरफुल साम्राज्य है, और इनके पास कई सारे गवर्नर हैं, और उनमें से एक लोकल गवर्नर है जमुरिन। मतलब जैसे ये तो भाई पूरे साउथ इंडिया का रूलर है, नाम क्या है इसका? इम्मादी नरसिम्हा। तो अभी हम लोग थ्योरी में भी देखेंगे, आप लोग परेशान ना हो। तो कभी कोई चीज जैसे मैंने एक भाषा में लिख दी, परेशान ना होना, थ्योरी में आपको डुअल मिलेगा। इम्मादी नरसिम्हा ये तो पूरे साउथ इंडिया के रूलर है, और उनके कई सारे गवर्नर है, और एक गवर्नर है जमुरिन कालीकट का, तो इसलिए जमुरिन इनके ही अधीन है। जैसे आप ऐसा समझो, आज अगर कोई इंडिया में आता है तो बेटा पूरे इंडिया पे एक साथ आ जाएगा क्या? या तो वो व्यक्ति यूपी में आएगा, या एमपी में आएगा, गुजरात में आएगा। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आया, तो उत्तर प्रदेश के स्थानीय शासक कौन है? योगी आदित्यनाथ साहब। और भारत के शासक कौन है? राष्ट्रपति कह लो, द्रौपदी मुर्मू जी, या फिर आप कह लो आपके पीएम कह लो, जो आपको सही लगे। बात समझे? वैसे स्थानीय शासक कालीकट का जमुरिन, लेकिन विजयनगर साम्राज्य जिसके अंतर्गत ये पूरा एरिया आता था उसके रूलर इम्मादी नरसिम्हा। विजयनगर साम्राज्य हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं, तो अभी परेशान ना हो उसके लिए, अभी मॉडर्न इंडिया चल रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? बताओ सर। अब जब वास्को डा गामा इंडिया आ रहे थे, तो इंडिया पहुंचने से पहले यहां पर वो रास्ता भटक जाते हैं। पहुंचने के बाद की कहानी तो तुम्हें पता चल गई कि कौन था इंडिया में, लेकिन पहुंचने से पहले की बात बता रहा हूं, तो वो रास्ता भटक जाते हैं। अच्छा सर, हाँ, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं कि जब वास्को डा गामा आ रहे थे तो यहां पर कहीं रास्ता भटक गए, इंडिया पहुंच नहीं पाए, तो तब उनको एक मछुआरा दिखा जिसका नाम हमको मिलता है अहमद मजीद, और किसी किसी किताब में बेटा अहमद मजीद का नाम मिलता है अब्दुल मजीद। तो अहमद मजीद या अब्दुल मजीद नाम का एक मछुआरा, एक फिशरमैन मिलता है, और तब ये कहते हैं सुनो, कहता सुनाओ, हमको इंडिया जाना है। तो अहमद मजीद कहता हाँ तो जाओ। अरे वास्को डा गामा कहता हमको रास्ता नहीं पता, तुम लेके चलोगे हमको? अरे ये मछुआरा का, हम मछली पकड़ने आए, शाम को जाएंगे हम, अभी हमारा टाइम नहीं हुआ, मछली पकड़ी है नहीं, चलो हमारे साथ। नहीं चलेंगे। अरे वास्को डा गामा ने तलवार निकाली, अहमद मजीद ने बोला तुरंत चलेंगे। अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान फिसल गई, मैं मजाक कर रहा था, आपने बताया नहीं था ना तलवार है, चलो अभी चलेंगे। तो ये अहमद मजीद या अब्दुल मजीद इनका गाइड बनता है, पथ प्रदर्शक बनता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन पथ प्रदर्शक था, अहमद मजीद, अब्दुल मजीद। अब ध्यान दो बेटा, अब यहां पर हम लोग जल्दी से थ्योरी रीड करते हैं। तो केप ऑफ गुड होप होते हुए अहमद मजीद नामक पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत में केरल के मालाबार तट पर स्थित कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचे। कौन पहुंचे? वास्को डा गामा। और उनका स्वागत कालीकट के शासक जमुरिन ने किया। So with the help of a guide named Ahmad Majid, Vasco reached the port of Calicut on Malabar coast of Kerala on 20th May 1498 through the Cape of Good Hope, where he was welcomed by Zamorin, the local ruler of Calicut. अब जो जमोरिन है वो विजयनगर साम्राज्य के राजा इम्मादी नरसिम्हा के अंतर्गत सेवारत थे। तो जमोरिन वाज अ लोकल रूलर सर्विंग अंडर द किंग इम्मादी नरसिम्हा ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो जब विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे तब इनका नाम इम्मादी नरसिम्हा का फिर से आएगा। चलो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बताओ सर। अब क्या हो रहा है कि बेटा वास्को डा गामा यहां पर 3 जहाज लाए थे, 3 जहाज, 3 शिप, और उनमें मसाले भरे और मसाले भर के रवाना कर दिया पुर्तगाल।
और पहली ही बार में बेटा 60 गुना प्रॉफिट कमाया। 60 गुना मतलब समझ रहे हो, 100 रुपए का इलायची का पैकेट भारत से खरीद के यानी 6000 रुपए में यूरोप में बेचा। ओहो 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 हो ओहो हो। तो बेटा 60 टाइम्स प्रॉफिट, समझते हो आप क्यों? क्योंकि यूरोप में बहुत डिमांड थी, क्योंकि यूरोप में लोग मुंह मांगे दाम देने को तैयार थे, क्योंकि स्पाइसेस का लैंड रूट ब्लॉक हो चुका है और आपको मालूम है डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूरोप लोगों के लिए तो वो जीने और मरने के लिए भाई बात है मसाले उनके लिए, और मरता क्या नहीं करता, तो वो तो मुंह मांगे दाम देंगे क्योंकि डिमांड है नहीं और सप्लाई, और डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई है नहीं, इसलिए मुंह मांगे दाम। जैसे आपने कोविड के टाइम पर क्या देखा, कोविड के टाइम पर सैनिटाइजर की अचानक सरकारी नौकरी लग गई थी, हर कोई पूछ रहा है। उससे पहले, कोविड से पहले कभी आप अगर सैनिटाइजर यूज करते थे, मैं आपको वो जमाना बताता हूं, जैसे 2016-17, तो कभी कभार हम लोग क्या करते थे, जैसे खाना खाने से पहले मान लो हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइजर से हाथ कर, तो आसपास के लोग अच्छा बड़ा अंग्रेज बन रहा है? इस प्रकार का माहौल। और कोविड के बाद हर कोई यूज कर रहा है, 50-50 रुपए के सैनिटाइजर 250-250 रुपए में बिक रहे हैं, और मास्क 10-10 रुपए के मास्क 50-50। ऑक्सीजन सिलेंडर तुमने देखा ही होगा कितने महंगे बेचे लोगों ने, क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो मसालों के साथ भी वही था, इसलिए बेटा वास्को डा गामा ने अपनी पहली वोएज, जो पहली ट्रिप थी, उसमें 60 गुना प्रॉफिट कमाया। अब वास्को डा गामा को पता चल गया है कि पैसा कहां से बनता है, और जब आदमी को पता चल जाए कि पैसा कैसे बनता है तो वो बार बार वही काम करेगा जिसमें पैसा बनेगा। इसलिए वास्को डा गामा भारत 3 बार आते हैं। कितनी बार? 3 बार। ओहो हो। तो 3 बार कब आते हैं बेटा? सबसे पहले 1498, फिर 1502 और 1524, 3 बार भारत आते हैं। बहुत लालच कर रहा है आदमी, लालच आह लप लप पीछे पड़ गया छोरा, बेटा अब ये मरेगा। 1524 में भारत में जब ये कोची नाम की जगह में होता है, जिसको आज हम कोचीन कहते हैं, तो बेटा यहां पर कोची या कोचीन में इसको मलेरिया से इसकी मृत्यु हो जाती है। ओ माय गॉड, मलेरिया से कितना बुरा लगता है, इतनी दूर से आए और मच्छर के काटे, लेकिन ऐसा हुआ बेटा। ओ माय गॉड सर, हाँ, काश उस टाइम पर ऑल आउट होता तो ये ऑल आउट नहीं होते, लेकिन अब ये ऑल आउट हो चुके हैं, खत्म बेटा कहानी। तो 3 बार भारत आए, 1524 में भारत में ही डेथ हो गई। चलो देखो इधर, तो इस प्रकार वास्को डा गामा प्रथम यूरोपीय बने जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे। उन्होंने भारतीय वस्तुओं के व्यापार से 60 गुना लाभ कमाया। 3 बार भारत आए, 1498, 1502, 1524, मृत्यु 1524, कोची मलेरिया। 10 वास्को डा गामा became the first European to reach India through sea route. He made 60 times the profit from the trade of Indian goods in his first voyage. Vasco came to India 3 times, 1498, 1500 to 1524. Death December 1524, कोची मलेरिया से। ठीक है, ओके सर, ओके। चलो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करते हैं, भारत में पुर्तगालियों का पहला कारखाना। सर एक सेकंड, आप कह रहे थे क्वेश्चंस भी करवाओगे? अभी करवाएंगे बेटा, अभी मैंने कहा की क्लास खत्म। हाँ सर, क्वेश्चंस होने चाहिए बिल्कुल, और सर जो एसएससी में आए हैं वही वाले होने चाहिए। अरे वही होंगे बेटा, अभी देखना बैक टू बैक क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, मजा आएगा, पानी हो जाए। आहा हा, पानी, टाइम टाइम पे पानी मिल जाए, मजा आ जाए जीवन में। चलो, भारत में पुर्तगालियों का पहला कारखाना। सर सबसे पहले हमको बताओ व्हाट इज दिस कारखाना? कारखाना मींस फैक्ट्री। तो सर ये कारखाना या फैक्ट्री ये क्या है? अब देखो, धीरे धीरे पुर्तगालियों का भारत में व्यापार बढ़ेगा, और जब व्यक्ति का व्यापार बढ़ता है, जब व्यक्ति का बिजनेस बढ़ता है, तब व्यक्ति को फैक्ट्री कारखाने की जरूरत होती है। यहां पर बेटा पहली बात तो दिमाग में ये रखो, फैक्ट्री या कारखाना ये आज वाली फैक्ट्री नहीं है। जैसे आज जब ये शब्द तुम्हारे दिमाग में कभी सुनते हो फैक्ट्री, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि अरे कोई एक बहुत बड़ी जगह होगी जहां पर मशीनें लगी होंगी, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। ना ना ना, ये उस टाइम पर फैक्ट्री मतलब वो नहीं होता था। फैक्ट्री या कारखाना मतलब होता था बेटा केवल और केवल गोडाउन। क्या होता था? गोडाउन यानी वेयर हाउस, यानी सामान रखने की बस जगह। तो एक इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा खाली सा हॉल, एक बहुत बड़ा खाली हॉल इमेजिन करो, वहां अंदर कुछ नहीं है, बस वही है तुम्हारा गोडाउन। अच्छा हाँ, तो सर कारखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है। जैसे मान लो मेरी एक किराने की दुकान है, ठीक है सर, मान लिया। अब मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं दिन में 500, और मैं लक्स साबुन बेचता हूं, और मेरी दुकान की क्षमता है 500 लक्स साबुन की।
तो रोज 500 कस्टमर आ रहे हैं, कह रहे हैं भैया लक्स दो, हम कह रहे हैं लक्स लो, भैया लक्स दो, भैया लक्स लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर हमने ऑब्जर्व किया हमारा व्यापार बढ़ रहा है, अब 500 की जगह 700 कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन हमारी दुकान में लक्स साबुन रखने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो तो 500 की है। तो 200 कस्टमर रोज एक्स्ट्रा, भैया लक्स दो, हम कह रहे हैं नहीं है। तो बेटा नुकसान हो जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, एक गोडाउन ले लेंगे और हम एक्स्ट्रा 200 लक्स वहां खरीदेंगे, खरीद के रख देंगे। अब लोग बोलेंगे भैया लक्स दो, हम कहेंगे छोटू जाओ लक्स पहुंचाओ। छोटू हमारा साथ दे रहा है काम में। इमेजिन करो बेटा, इमेजिन, बस ज्यादा इमेजिन मत कर लेना कि गमछा वमछा पहना दिए छोटू को। चलो, तो कुल मिला के गोडाउन का काम क्या है कि सामान स्टोर करना, क्योंकि अब बिजनेस बढ़ चुका है तो हम इसलिए सामान स्टोर कर रहे हैं। वैसे ही बेटा पुर्तगालियों ने व्यापार भारत में कब शुरू किया सर, 1498, और अब 2 साल बाद उनका व्यापार 1500 आते आते काफी बढ़ चुका है। इसलिए साल 1500 में 1500 में पुर्तगालियों का बेटा फर्स्ट कारखाना स्थापित होगा, और जो पुर्तगालियों का फर्स्ट कारखाना या फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित होगी बेटा, वो कहां पर स्थापित होगी, कालीकट। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट होनी चाहिए। वास्को डा गामा बेटा 1498 में कहां पर आए थे, कालीकट, और पुर्तगालियों का जो फर्स्ट फैक्ट्री है, जो फर्स्ट कारखाना है बेटा, वो भी कहां स्थापित होगा, कालीकट। लेकिन स्थापना की किसने, सुनते रहो। वास्को डा गामा तो 1498 में आए थे, फिर ये 3 महीने भारत में रुके थे, फिर चले गए थे। फिर ये कब आएंगे, 1502 में आएंगे। लेकिन ये फैक्ट्री तो 1500 में खुल रही है, बात गई दिमाग में। वास्को डा गामा 1498 में पहली बार आए थे, 3 महीने इंडिया रुके थे, ये बात मैंने पहले नहीं बताई, मैं अब बता रहा हूं, और वो चले गए। और वो अब कब आएंगे, 1502 में, 4 साल बाद। तो जाहिर सी बात है वास्को डा गामा तो अभी इस टाइम पे इंडिया में है नहीं, 1500 में नहीं है, तो फिर कोई और होगा। हां, तो बेटा वो कोई और व्यक्ति का नाम है पेड्रो एल्वेरेस कब्राल, और इसने भारत में पहला पुर्तगालियों का कारखाना साल 1500 में खोला है। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला कारखाना 1500 में कालीकट में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना पेड्रो एल्वेरेस कैब्राल के नेतृत्व में हुई, जिन्होंने कालीकट के जमोरिन से एक व्यापारिक चौकी बनाने की अनुमति प्राप्त की। ये तो तुम्हें पता है, जमोरिन को हम सब जानते, बेचारा हमारा समुद्री मोगेम्बो, इसका नाम बिगाड़ दिया गया है। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया वाज सेट अप एट कैलिकट या कोझिकोड, आज का वर्तमान में कोझिकोड केरल में है, इन 1500, एस्टैब्लिश्ड अंडर लीडरशिप ऑफ पेड्रो एल्वेरेस कैब्राल, who obtained permission from the Zamorin of Calicut to build a trading post। यह कारखाना भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभिक बिंदु बन गया, जहां मुख्य रूप से काली मिर्च, अदरक जैसे मसालों का व्यापार होता था। वो सब तुम्हें पता है, स्पाइसेस की बहुत डिमांड है वहां। सो दिस फैक्ट्री बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूरोपियन ट्रेड इन इंडिया, मेनली डीलिंग इन वैल्यूएबल स्पाइसेस सच एज पेपर एंड जिंजर विच वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। अब ध्यान दो बेटा, अभी तो देखो मैं तुम्हें पुर्तगाली पढ़ा रहा हूं, पुर्तगालियों से शुरू किया है, तो आज हम लोग पुर्तगालियों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे बच्चा, अन्य लोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस क्या है, पुर्तगाली। तो जो पुर्तगाली हैं, उनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री है बच्चे क्या है, फर्स्ट फैक्ट्री साल 1500 में पेड्रो एल्वेरेस कब्राल ने शुरू किया। व्यापार कब शुरू किया, 1498 वास्को डा गामा कालीकट, और फैक्ट्री 2 साल बाद 1500 में पेड्रो एल्वेरेस कब्राल और फैक्ट्री कालीकट। तो ये हो गई फर्स्ट फैक्ट्री। अब पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर क्या है बेटा, हेडक्वार्टर है पुर्तगालियों का गोवा। सर ये हेडक्वार्टर क्या होता है, देखो अभी तो पुर्तगालियों ने सिर्फ एक फैक्ट्री खोली है, लेकिन धीरे धीरे वो भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग फैक्ट्री खोलेंगे, उनका व्यापार बढ़ रहा है, और फिर उनका एक होगा हेडक्वार्टर। जैसे आज दृष्टि आईएएस के इंडिया में कई जगह सेंटर्स हैं, लेकिन हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वैसे ही बेटा इनका हेडक्वार्टर क्या है, गोवा। क्या ये बात गई दिमाग में, गोवा इनका हेडक्वार्टर है। और गोवा तुम सब जानते हो एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है सर, है धार्मिक स्थल? नहीं सर हम तो कुछ नहीं बेटा, कहानी पता है क्या है, गोवा धार्मिक स्थल है? अरे नहीं सर, अरे असल में क्या है कि एक आम भारतीय युवा के जीवन के 20-25 साल घर वालों और दोस्तों को ही कन्विंस करने में निकल जाता है कि प्लीज हमको गोवा जाने दो, घर वालों को गोवा जाने दो, प्लीज जाने दो। कभी घर वाले मना कर देते हैं, कभी दोस्त एंड मोमेंट पे किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी कोई तो इतने खतरनाक होते हैं बेचारे, दादी को एक्सपायर करवा देते थे, खतरनाक बेकार दोस्त। और ऐसे 25-30 साल बाद जब कभी गोवा जाने को मिल जाए तो बेटा हम लोगों की शक्लें खुशी के मारे कुछ ऐसी हो जाती हैं कि गोवा जाने को मिल गया, ओ माय गॉड। तो हम सबके मन में ना गोवा को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं कि गोवा वाले बीच पे
ठंडी ठंडी रेत। अरे नहीं बेटा, असल में गोवा में बहुत सारी चर्च है। अच्छा सर, हाँ तो हम तभी कह रहे थे धार्मिक स्थल, लेकिन नहीं, तुम तो अपना ही चल रहा था तुम्हारा। खैर, तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अरे सर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आप बताइए तो आगे का क्या है। तो ये पुर्तगालियों का फर्स्ट फैक्ट्री कालीकट और हेडक्वार्टर बेटा गोवा। चलो अच्छा, अब एक बार हम लोग क्या करें, एक मैप देखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर फोकस करेंगे बच्चा आप लोग। तो यहां पर फोकस क्या करना है, क्या आपको इस मैप में कालीकट दिख रहा है? तो मैप से और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बॉर्डर को कम कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा बॉर्डर है भाई थिक। चलो, तो यहां पर देखो बेटा कालीकट, तो ये है फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पोर्चुगीज, पुर्तगालियों का पहला कारखाना कालीकट। व्यापार शुरू किया 1498 और पहला कारखाना यहीं खुला। आज इसका नाम कोझिकोड है, ये केरल में। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ एक और बॉक्स बनाए, आगे चल के बेटा इनका हेडक्वार्टर क्या बनेगा? तो ये बनेगा इनका हेडक्वार्टर, और ये हो गया इनका फर्स्ट फैक्ट्री। क्या ये क्लियर है? अरे सर बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत? अरे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। चल अब क्या करेंगे, अब जल्दी से पहले शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं वो देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। देखो बेटा, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि अगर टीचर ने आपको 5 स्लाइड में कुछ पढ़ाया, क्योंकि हम ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो स्लाइड की बात करेंगे, जैसे ये एक स्लाइड है, तो मैंने आपको 5 स्लाइड में कुछ पढ़ाया, तो आप उसमें से मुख्य मुख्य बातों को किस तरीके से अपने आधे पेज में लिख पाओ, इसको हम कहते हैं शॉर्ट नोट्स। तो मुख्य मुख्य चीजें लिखनी है। जैसे अभी मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें पढ़ाई आधे घंटे में, लेकिन अब देखो उसका निचोड़, उसका क्रक्स सिर्फ यहां पे मौजूद है। वास्को डा गामा प्रथम यूरोपीय जो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे। सो वास्को डा गामा फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया थ्रू सी रूट। शॉर्ट में मेन पॉइंट अपनी भाषा में लिखो। ये तुम्हें कोई चेक नहीं कर रहा है इसके जो नंबर मिल रहे हैं, बस शॉर्ट में मुख्य मुख्य बातें लिखनी है, ताकि एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन करने बैठे तो बेटा इसको रिवाइज करना पड़े। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, अरे सर हमको तो पूरा रिवाइज करना पड़ रहा है, तो इसीलिए। और दूसरा तरीका क्या है, जो बच्चे कह रहे हैं सर हम नोट्स नहीं बना पाएंगे, तो देखो मैं येलो कलर में मुख्य मुख्य चीजें हाईलाइट कर देता हूं। तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि रिवीजन सिर्फ आप उन येलो चीजों का करो जो मुख्य है, ये आप कर सकते हो, है ना। लेकिन फिर भी अगर अपने नोट्स बनाने का समय है, अगर आपके एग्जाम देने में आपको समय दिख रहा है कि आपको ज्यादा समय है, तो फिर आप नोट्स बनाओ। और अगर आपको लग रहा है कम समय, तो मैंने येलो कलर में तो हाईलाइट किया ही है, यानी आपके पास डुअल ऑप्शन है। चलो, तो केम फ्रॉम पोर्चुगल 1497। गाइड कौन है बेटा? अहमद मजीद। तो देखा आपने, हमने कैसे मेन चीजों को शॉर्ट में लिख दिया। तो पुर्तगाल से निकले 1497, पथ प्रदर्शक अहमद मजीद, भारत पहुंचे 1498 कालीकट। वेलकम किसने किया? जमोरिन, जो कालीकट के रूलर हैं। फिर साम्राज्य विजयनगर इमादी नरसिम्हा, तो ये है बेटा एम्पायर विजयनगर इमादी नरसिम्हा। प्रॉफिट कितना बनाया? 60 गुना इनने प्रॉफिट बनाया। फिर कितनी बार भारत आए? 3 बार, 1498, 1502 और 1524। और मृत्यु कब हुई बेटा? तो 1524 में कोची में मृत्यु हुई। तो ये हो गया आपका शॉर्ट नोट्स। ठीक है सर, चलो अब थोड़े बैक टू बैक क्वेश्चन करें। समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे? सिंपल क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं देंगे, पुर्तगाली थे, पोर्चुगीज थे। वास्को डा गामा कालीकट किस वर्ष आया? चलो जल्दी से बताओ बेटा। पुर्तगाल से कब निकले ये पूछे, तो पुर्तगाल से बेटा निकले 1497 में। और इंडिया कब पहुंचे, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा इंडिया कब पहुंचे, तो इंडिया पहुंचे बेटा 1498 में। फिर अब देखो एक नया प्रश्न बताता हूं। अच्छा सर, हाँ नया प्रश्न। 1487-1488 में केप ऑफ गुड होप के चारों ओर यात्रा करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? Who was the first European to sail around the Cape of Good Hope in 1487-1488? चलो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। हम सबको मालूम है 1453 में क्या हुआ? अरे सर 1453 में वो जो तुर्की था वो ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में आया, तो लैंड रूट जो था, जो स्थल मार्ग था, उसको ब्लॉक कर दिया गया। फिर क्या हुआ? यूरोप वासी अलग अलग दिशा में निकले। अच्छा, अब यहां पर एक नाम है बेटा 1487-1488 में एक व्यक्ति जिसका नाम है बार्तोलोमियो डियास। ध्यान दो सर, ये कौन है? हाँ, ये वो व्यक्ति है बार्तोलोमियो डियास जो पुर्तगाल से निकला और अफ्रीका के सबसे दक्षिणी स्थल केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ा और यहीं से वापस लौट गया। इसलिए इतिहास इसे भूल गया, लेकिन हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि कभी कभी एसएससी ऐसी जगहों से भी क्वेश्चन पूछता है जो कि कन्वेंशनल नहीं है, पारंपरिक नहीं है। तो बेटा देखो,
ये निकले पुर्तगाल से, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे और फिर वापस लौट गए, इसलिए इसको दुनिया भूल गई। तो इसलिए बेटा जब आपने किसी एक तैयारी को शुरू किया है और आप उसमें आगे बढ़ चुके हो काफी, तो फिर पीछे जाके फिर किसी नई चीज में तैयारी करने का कोई अर्थ नहीं। जहां कूद गए हो वहीं मेहनत करो, क्योंकि आज इंडिया में कोई भी एग्जाम ले लो, हर जगह जो अच्छे पद हैं वहां पर कंपटीशन तो है। फिर जीरो से शुरू करने से अच्छा है, जहां पर आगे बढ़े हैं 10, 20, 30, 50% की तैयारी कर ली है, इतना आगे बढ़ गए हैं तो और मेहनत करना है और जीतना है, नहीं तो इतिहास बार्तोलोमियो डियाज बना देता है, इतिहास भूल जाता है। और फिर हमें मालूम है क्या हुआ 1492 में, बेटा क्या हुआ 1492 में, क्रिस्टोफर कोलंबस ये भी इंडिया को खोजने निकले, लेकिन ये क्या खोज बैठे, ये अमेरिका खोज बैठे। चलो ये हमें पता है। अच्छा फिर बात सुनो क्या हुआ बताइए सर। फिर हमें मालूम है कि 1498 में हमारे वास्को, हमारे बताओ साहब हमारे हो गए, तो वास्को बेटा इंडिया का सी रूट डिस्कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नाम 1487 बार्तोलोमियो डियाज, ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे, लेकिन फिर ये वापस लौट गए, तो इसलिए इनका नाम ज्यादा ना हो पाया। चलो, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री, कारखाना या दुर्ग स्थापित किया? तो बेटा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड पोर्चुगीज एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री या फर्स्ट फोर्ट? चलो इसका जवाब दो भैया, फर्स्ट फैक्ट्री या फर्स्ट फोर्ट, इसका जवाब क्या है? हाँ जी, तो बेटा फर्स्ट फैक्ट्री या फर्स्ट फोर्ट क्या है? कालीकट। और कब स्थापित हुआ? 1500 में। और स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो पेड्रो एल्वेरेस कब्राल। अब लेकिन एक बात बताऊं आपको, बताओ सर, यहां पर आपने देखा कि क्वेश्चन में कुछ और शब्द लिखे, फैक्ट्री कारखाना तो ठीक था सर, ये दुर्ग, दुर्ग यानी फोर्ट, सर ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तो हम लोग अपनी क्लास में सिर्फ अभी पुर्तगाली को ही देखें कि वो आए, लेकिन अभी धीरे धीरे हम आगे वाली क्लासेस में क्या देखते हैं? डच, नीदरलैंड्स के, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच सब आएंगे। तो जब सब आएंगे तो इनके बीच में बेटा व्यापार का प्रतिस्पर्धा चलेगा, कंपटीशन चलेगा, तब ये एक दूसरे के ऊपर अटैक भी करते हैं। अच्छा हाँ, इसीलिए अगर कोई अपना एक कारखाना या फैक्ट्री बनाता है तो उसके आसपास बड़ी बड़ी दीवार बेटा खड़ी कर देते हैं, है ना। जैसे ऐसे समझो कि ये बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, तो ये आपके आसपास बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देंगे, तो इससे इसको क्या बना देंगे? ऊंची ऊंची दीवारें, जिससे ये किले का रूप ले लेगा, दुर्ग का रूप ले लेगा। क्यों किला बनाया? ताकि कोई दुश्मन अटैक करे तो हम अंदर, हमारा सामान और हमारे लोग सेफ रहें। इसलिए समय के साथ ये फैक्ट्री कारखाने दुर्ग बन जाते हैं। ठीक है सर, ये बात हमें दिमाग में गई। चलो अब मैं आपको बता रहा था कि ये क्रिस्टोफर कोलंबस पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको अच्छे से क्रिस्टोफर कोलंबस दिमाग में फिट करवा देगा। सिलेक्ट द नेशनैलिटी ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से क्रिस्टोफर कोलंबस की राष्ट्रीयता का चयन करें। राष्ट्रीयता कहां का है? राष्ट्र कौन सा था उसका? अमेरिका या अमेरिकी है, इतालवी है, पुर्तगाली है, इनमें से कोई नहीं, अमेरिकन, इटालियन, पोर्चुगीज या नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका सही जवाब है कि देखो ये इतालवी है। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म होगा इटली के जेनोआ में। कहां होगा बेटा? इटली में एक जगह है जेनोआ, यहां पर इसका जन्म हुआ। लेकिन ये जब 1492 में निकलता है तो बेटा निकलता कहां से है? स्पेन से निकलता है। और स्पेन का वो जो पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम होता है पेलोस। क्या होता है बेटा? पेलोस। तो पेलोस नाम का पोर्ट, बंदरगाह, जहां से ये निकलता है और अमेरिका की खोज कर लेता है। अच्छा, ये कितने जहाजों के साथ निकला? सांता मारिया, पिंटा और नीनो। यानी बेटा कितने? तो सांता मारिया, पिंटा एंड नीना। तो ये सेंटा मारिया, पिंटा और नीना, ये इसके 3 शिप्स हैं। कभी जब एग्जामिनर अपनी पत्नी से झगड़ के आया और उस दिन अगर उसने एसएससी के एग्जाम का पेपर बनाया तो बेटा उस दिन वो जरूर ये क्वेश्चन डाल देगा गुस्से में कि बीवी से लड़के आया हूं, फ्रस्ट्रेशन कहां निकालूं तुम पे, तो पूछ लेगा जहाज बताओ इनके। तो बेटा जहाज वैसे तो रेयर चांस है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, बाबूराव बोलता है ना हेरा फेरी में, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का बाबा। तो बेटा इसलिए 3 जहाज, सेंटा मारिया, पिंटा और नीना, ये क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाज। चलो अब देखो अगली चीज पढ़ते हैं। अच्छा, अगली चीज करने से पहले एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट कर दूं कि बेटा आगामी 25 फरवरी, तो 25 फरवरी से क्या होने वाला है? 25 फरवरी से बेटा
CHSL का 25 फरवरी से CHSL 2026 को टारगेट करते हुए टियर 1 बैच शुरू किया जा रहा है दृष्टि SSC के द्वारा। इस बैच का नाम है लक्ष्य बैच, और ये जो लक्ष्य बैच है यहां पर बच्चा आपको 300-350 घंटों से भी अधिक की लाइव क्लासेस मिलेंगी, और ना सिर्फ लाइव क्लासेस, आपको इनका रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा। और ना सिर्फ लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस बेटा, साथ साथ आपके यहां पर होंगे लाइव चैट का ऑप्शन, टीचर से वहीं के वहीं बात करो, अपना डाउट सॉल्व करो, प्लस रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, प्लस बेटा 10 SSC ई बुक्स भी आपको इस कोर्स में इंक्लूडेड मिलेंगी। और तो और सुनिए, ये जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 1 ईयर की वैलिडिटी है, यानी 1 साल की कोर्स की वैधता आपको मिलेगी। तो भले ही आपका पेपर हो भी जाए, जो भी आप टारगेट कर रहे हो, लेकिन जो भी आपका परचेज डेट है उससे वो 1 साल तक कोर्स वैलिड रहेगा, है ना शानदार बात। अब यहां पे ये जो बैच है बेटा, इसका प्राइस है 1499, और इसमें एनरोल करने के लिए आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, 25 फरवरी से बैच शुरू। सिमिलरली CHSL 2026 टियर 1 को जैसे हम टारगेट कर रहे हैं, वैसे ही बेटा एक बैच जो कि CGL टियर 1 को टारगेट करते हुए, क्योंकि इस साल आपको मालूम है बैक टू बैक SSC के एग्जाम्स प्लान्ड है, तो CGL 2026 टियर 1 को टारगेट करता हुआ बच्चे लक्ष्य बैच CGL को टारगेट करते हुए वो भी 25 फरवरी से शुरू हो रहा है। उसमें भी आपको सिमिलरली 350 से अधिक घंटों की क्लासेस और सेम के सेम सारे फीचर्स मिलेंगे, सेम प्राइस भी रहेगा। अच्छा, लेकिन जो ऐसा बच्चा जो बोले कि नहीं सर, हमको तो CGL और CHSL दोनों टारगेट करना है, आप उसके लिए कुछ बताइए। हाँ, तो जो बच्चे CGL और CHSL दोनों टारगेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कॉम्बो बैच, और ये कॉम्बो बैच की भी क्लासेस 25 फरवरी से शुरू हो रही हैं, और यहां पे इस बैच का नाम भी है लक्ष्य बैच। और यहां पर बच्चा हम क्या देखते हैं कि ये जो कॉम्बो बैच है, यहां पर आपका जो फीस है वो है 1799, और इसमें आपको जबरदस्त CGL और CHSL की तैयारी मिलेगी। एक सबसे शानदार बात जिसको हम कहते हैं गेम चेंजर बात, वो गेम चेंजर बात यह है कि आप कोई भी जो बैच ले रहे हैं, यहां पर आपको बेटा PYQ उस एग्जाम के जो आप ले रहे हैं वो आपको मिलने वाले हैं, मॉक उस एग्जाम के मिलने वाले हैं, और फुल लेंथ टेस्ट आप लगाना चाहो, PYQ लगाना चाहो, मॉक लगाना चाहो, सारी फैसिलिटी यहां पे अवेलेबल है इन सभी में। तो जो भी आप लोगे आपका एग्जाम टारगेट करने वाला बैच, उसमें आपको उस एग्जाम के ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है जी, तो कितनी शानदार बात है। चल, अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अपनी क्लास में एक कदम और आगे, और एक कदम और आगे का मतलब है कि अब मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूं पहला पुर्तगाली गवर्नर। है सर गवर्नर? हाँ सर, अभी तक की कहानी क्या थी? तो अभी तक की कहानी बेटा क्या थी, बड़ी सिंपल कहानी थी। 1498 में सबसे पहले वास्को भाई आते हैं भारत, और वास्को भाई भारत आते हैं तो कालीकट में आते हैं। फिर 1500 में पेड्रो एल्वेरेस कब्राल, और ये बेटा पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित करते हैं। अब पुर्तगालियों का व्यापार बहुत बढ़ गया। अब बहुत सारे पुर्तगाली लोग इंडिया में बेटा परमानेंटली रह रहे हैं, यानी अपने बीवी बच्चे परिवारों के साथ रह रहे हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार अब पुर्तगाल से आना जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि व्यापार बहुत बढ़ गया। पहले तो ऐसा होता था कि बीच बीच में कुछ काम आ रहा है तब जा रहे हो भारत, लेकिन अब जब आपका रोज के बेसिस पर बड़े स्तर पर काम होने लगा, तब उनको लगा भाई अब भारत में व्यापार बहुत बढ़ गया है, तो अब यहीं पर रहना पड़ेगा, अपने सामने पूरी चीज की देखरेख करनी पड़ेगी। और इसलिए अब पुर्तगाली जनसंख्या भारत में बहुत बढ़ रही थी, पोर्चुगीज पॉपुलेशन, पुर्तगाली परिवार रह रहे हैं। और तब पुर्तगाली सरकार ने क्या सोचा, अब हमको कोई गवर्नर भी यहां पर भेजना पड़ेगा। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर यहां पर भेजा गया, और ये कब भेजा गया? साल 1505 में, और इसका नाम है बेटा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसको काटा कीड़ा, ही बेटा अल्मीडा क्या नाम है, तो ये है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये भारत आया। सर ये क्यों आया? देखो, जैसे मान लो एक क्लास है, ऑफलाइन क्लास, मान लो उस ऑफलाइन क्लास में 50 बच्चे, मान लो उससे पहले 3 बच्चे थे एक दिन पहले, तो जब 3 बच्चे थे तब आपको क्लास में कोई मॉनिटर नहीं चाहिए, लेकिन जब अगले दिन 50 बच्चे हो गए,
तो बेटा मॉनिटर चाहिए मैनेज करने के लिए, वो बचपन में होता था ना मॉनिटर जो हमको डराता था, तुम्हारा नाम लिख दूंगा मैं इसमें, लिख दूंगा, तुम मस्ती कर रहे हो लिख दूंगा। तो बेटा वैसे ही बेटा यहां पर अभी पुर्तगालियों की जनसंख्या काफी बढ़ गई है, इसलिए पुर्तगाली सरकार ने एक व्यक्ति को गवर्नर बना के भारत भेजा और उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसने भारत में, तो ये क्या है, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, 1505 से 1509 तक गवर्नर रहेगा। और इसने भारत में एक नीति शुरू की है जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति। सर ये नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी प्लीज समझा दो ना। ओ कि बेटा समझा देंगे, सुनिए ये नीले पानी की नीति क्या है। तो ये है आपका यूरोप, यस सर, ये समझ में आ गई बात सर हमको, ये है यूरोप। अब यूरोप में कई सारे देश हैं, तो ठीक है सर हमको ये भी बात समझ में आ गई। अंतरराष्ट्रीय डायग्राम बन रहा है बेटा, परफेक्ट यूरोप का मैप बनाया मैंने। ये है पोर्चुगल, मान लो ये है क्या आपका फ्रांस, ये है ब्रिटेन, कोई भी देश और ले लो, ये है नीदरलैंड्स, कुछ भी ले लो। अब आपको मालूम है यहां पर है हमारा अले अले क्यूटू क्यूटू प्याला प्याला इंडिया, ठीक है सर। अब आपको पता है अभी तक समुद्री मार्ग भारत का किसने खोजा, पुर्तगालियों ने, तो वही लोग व्यापार कर रहे हैं, बहुत फायदा मिल रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है अभी तक क्योंकि समुद्री मार्ग से पुर्तगालियों के पास उसकी नॉलेज है, तो अभी भारत में समुद्री मार्ग से व्यापार वही कर रहे हैं और बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो भारत आ रहा है पुर्तगाली व्यक्ति वो तो करोड़पति हो जा रहा है, बहुत प्रॉफिट। तो जब आप बहुत तेजी से पैसा कमाते हो तो बेटा आपके पड़ोसी को क्या होने लगती है, सर पड़ोसी को होने लगती है जलन। इसलिए अब इसलिए बेटा अब क्या होगा, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और अन्य यूरोप के देश के वासी भी, व्यापारी भी भारत आने की कोशिश करेंगे। हां सर बिल्कुल, क्योंकि इनको क्या हो रही है, जलन। इनको भी जीवन में चाहिए फुल इज्जत। अब ये वो गुड्डू नहीं रहे जो लिबर लिबर किया करते थे, अब इनको चाहिए जीवन में फुल इज्जत, तो ये भी भारत आने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन क्या पुर्तगाली इनको भारत आने देंगे ना? क्यों? क्योंकि पुर्तगाली तो यही चाहेंगे कि उनका भारत के व्यापार पर एकाधिकार यानी मोनोपोली बना रहे, क्योंकि अगर उनका मोनोपोली बना है तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सोच के देखो, आज अगर एसएससी की इंडिया में सिर्फ एक ही कोचिंग होती, कोई एक और कोई है ही नहीं, तो वो प्राइस कुछ भी रख देती, 1 करोड़ लेंगे पढ़ाने का, बताओ, क्योंकि उसकी मोनोपोली। लेकिन आज कोई 1 करोड़ रखेगा तो क्या उससे कोई पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा सर। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि मार्केट में फिर और दूसरे विकल्प आ जाएंगे, बात समझना। वैसे ही बेटा यहां पर कहानी क्या है, पुर्तगाली चाहते हैं कि उनका व्यापारिक एकाधिकार बना रहे ताकि भारत से सामान खरीद के केवल वो यूरोप में बेचे, जिसकी वजह से उनको मुंह मांगे दाम मिले, कोई और कंपटीटर ना हो। इसलिए जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है बच्चे, तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, इसने ये नीति शुरू की जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। और इस नीति में इसने बोला हम इतनी सशक्त नौसेना बनाएंगे, हम इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी बनाएंगे। सर ये बॉक्स क्या है बेटा? यही तो है पुर्तगाली जहाज है। हाँ ये है बेटा अंतरराष्ट्रीय ड्राइंग। आर्टिस्ट आदमी ड्राइंग बनाता है तो ऐसी ड्राइंग बनाता है, जो जहाज दिखे वो तो हर कोई बना सकता है, लेकिन ऐसा जो जहाज इमेजिन करने पड़े तुम्हें, तो वो है ड्राइंग रियल। तो ये पुर्तगालियों की स्ट्रॉन्ग नेवी। तो क्या बोला अल्मीडा ने, हम इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी बनाएंगे हिंद महासागर में, अरब सागर में, इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी जो दूसरे देशों को पानी में ही खत्म कर दें, उनको भारत में आने ना दें। तो यही है ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति। तो जब ये लोग अपने जहाज लाएंगे तो पुर्तगाली जहाज इनको पानी में ही खत्म कर देंगे। कई सारे दूसरे देशों के जहाजों को डुबोया गया, कई सारे दूसरे देशों के जहाजों को डुबोने के साथ साथ उनमें जो लोग थे उनको या तो मार दिया गया, बंधक बना लिया, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। अच्छा, इस ब्लू वाटर पॉलिसी का एक और नाम है बेटा शांत जल की नीति। क्या बोलते हैं? शांत जल की नीति यानी पॉलिसी ऑफ काम वाटर्स। अब आप सोचो, जबकि इसमें कुछ भी काम या शांति की बात नहीं है, खुलेआम आप सामने वाले को मार रहे हो, लेकिन क्या कह रहे हो? शांत जल की नीति। वाह 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 वाह, बताइए साहब। तो यह है पॉलिसी ऑफ काम वाटर्स या शांत जल की नीति, और यह अल्मीडा ने शुरू की। ठीक है जी, चलिए। तो नीले पानी की नीति अपनाई जिसे शांत जल की नीति भी कहते हैं। सो ही अडॉप्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड पॉलिसी ऑफ काम वाटर्स। चलो अब एक चीज नोटिस करेंगे, बताइए सर, पुर्तगालियों का भारत में प्रथम गवर्नर कौन हुआ? तो बेटा प्रथम गवर्नर कौन हुआ? प्रथम गवर्नर अल्मीडा। इसको काटा कीड़ा 1505 से 1509, इसको काटा कीड़ा। चलो आओ,
अब देखो ये प्रश्न कहां पूछा, एसएससी सीपीओ में पूछा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से भारत का पहला पुर्तगाली वाइसरॉय कौन है। तो वाइसरॉय शब्द से कंफ्यूज नहीं होना, गवर्नर की बात हो रही है। तो बेटा कौन है पहला पुर्तगाली वाइसरॉय जिसको पुर्तगाली सरकार ने भेजा है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो वास्को ड गामा, ये क्वेश्चन कहां आया, एसएससी सीपीओ में, अगेन ये भी आया 2024 का ही है। वास्को ड गामा जिसने यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की, किस राष्ट्र से संबंधित था। वास्को ड गामा हु डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बिलोंग टू विच नेशन। अब देखो क्रिस्टोफर कोलंबस में तो जन्म उसका जेनोवा इटली में हुआ, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस निकला स्पेन से। लेकिन वास्को ड गामा के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वास्को ड गामा बेटा जन्म भी पुर्तगाल में हुआ और ये है भी पुर्तगाल के, निकले भी पुर्तगाल से। तो यहाँ पे सही जवाब है पुर्तगाल। ठीक है, ठीक है सर। चलो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का। पुर्तगालियों ने किस वर्ष श्रीलंका के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। इन विच ईयर पोर्चुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू श्रीलंका। तो ध्यान देंगे बेटा, जैसे भारत का समुद्री मार्ग 1498 में खोजा, वैसे ही बेटा पुर्तगालियों ने एक्सीडेंटली श्रीलंका का भी सी रूट खोज लिया, और ये उनने किया साल 1505। एक व्यक्ति थे डॉन अल्मीडा, जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये तो चलो भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, एक व्यक्ति थे डॉन अल्मीडा, लेकिन इनका नाम दिमाग में मत रखो क्योंकि ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूं। जैसे वास्को ड गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा 1498 में, वैसे ही बच्चा श्रीलंका का समुद्री मार्ग डॉन अल्मीडा नाम के व्यक्ति ने 1505 में खोजा, फिर इनसे व्यापार शुरू किया। ठीक है, चलो तो ये हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन कर लिया। यस सर, बहुत शानदार डिस्कशन किया। अच्छा अब हमें क्या करना है, तो अब हम ये क्लास को खत्म करने के क्लोज आ चुके हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया बेटा आपको कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और सीजीएल प्लस सीएचएसएल कॉम्बो, तो ये बेहतरीन तैयारी 25 फरवरी से शुरू हो रही है। बैच का नाम है लक्ष्य। तो इसीलिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट भी है बैच से संबंधित, तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। और अगर कोई डाउट नहीं है, आपको एनरोल करना है, तो भी आपका यही नंबर रहेगा, या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चे आपके सामने एक शानदार बात हो गई। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आई। तो दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, या ये, और डेट है 25 फरवरी। चलो तो अब हम लोग करते हैं बच्चा, क्लास को खत्म करते हैं। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक, तो पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू।